सोचो जरा, अगर तुम्हारा शत्रु तुम्हारे सामने खड़ा हो और तुम उसे एक शब्द भी न बोलो, एक वार भी न करो, फिर भी कुछ समय बाद वही व्यक्ति टूट जाए, बिखर जाए और तुम्हें देखकर भीतर ही भीतर जलने लगे, तो क्या यह जीत तलवार से बड़ी नहीं होगी? चाणक्य कहते हैं, हर युद्ध मैदान में नहीं लड़ा जाता, कुछ युद्ध मन में लड़े जाते हैं, कुछ समय के साथ और कुछ शत्रु की ही कमजोरियों से। इस वीडियो में हम कोई गाली नहीं सिखाने वाले, कोई हिंसा नहीं, कोई उग्रता नहीं। यहां हम सीखेंगे वो 12 नीतियां जिनसे शत्रु खुद अपनी ही चालों में फंसकर बर्बाद हो जाता है। अगर तुमने कभी अपमान सहा है, धोखा खाया है या कोई ऐसा व्यक्ति देखा है जो तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करता है, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए नहीं, ये वीडियो तुम्हारे भीतर छिपे चाणक्य के लिए है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक पल रुक जाओ। अगर तुम्हें लगता है कि भारत को आज भी ऐसी नीतियों की जरूरत है जो इंसान को मजबूत बनाए, तो इस वीडियो को लाइक करो। यह सिर्फ बटन नहीं, तुम्हारी सहमति है। चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि हर नीति, हर सत्य सबसे पहले तुम तक पहुंचे। और कमेंट में यह जरूर लिखो कि तुम ये वीडियो भारत के किस शहर, किस गांव, किस कोने से देख रहे हो, क्योंकि जब देश के अलग अलग हिस्सों से लोग एक ही ज्ञान से जुड़ते हैं, तभी असली शक्ति बनती है। अब शांति से बैठो, ध्यान से सुनो, क्योंकि अब शुरू होती हैं चाणक्य की वो नीतियां जो शत्रु को बिना लड़े समाप्त कर देती हैं। नीति 1, शत्रु को महत्वहीन बना दो। यही उसका सबसे बड़ा विनाश है। शत्रु को नष्ट करने की सबसे बड़ी भूल यही होती है कि हम उसे सामने से हराने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जैसे ही तुम किसी शत्रु को सीधे टक्कर देने का निर्णय लेते हो, उसी क्षण तुम उसे यह स्वीकार कर लेते हो कि वह तुम्हारे जीवन में महत्व रखता है। वह तुम्हारी ऊर्जा, समय और भावनाओं का अधिकारी है। और चाणक्य के अनुसार यह स्वीकारोक्ति ही शत्रु की पहली जीत होती है। समस्या यह नहीं होती कि शत्रु शक्तिशाली है, समस्या यह होती है कि हम उसे शक्तिशाली मान लेते हैं, क्योंकि हर शत्रु पहले मन में बड़ा बनता है, फिर जीवन में बाधा बनता है, और जब तक वह तुम्हारे मन में जीवित है, तब तक वह तुम्हारे निर्णयों, प्रतिक्रियाओं और दिशा को नियंत्रित करता रहेगा। इसलिए चाणक्य कहते हैं कि शत्रु को बिना लड़े, बिना अपशब्दों के, बिना हथियार के बर्बाद करने की सबसे अचूक नीति यह है कि उसे मानसिक रूप से अप्रासंगिक बना दो, क्योंकि जो व्यक्ति तुम्हारे लिए महत्वहीन हो जाता है, वह तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अब यहां समस्या यह आती है कि जब कोई व्यक्ति तुम्हारे खिलाफ साजिश करता है, तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारी छवि खराब करता है, तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करता है, तुम्हारे काम में रुकावट डालता है या जानबूझकर तुम्हें उकसाता है, तब तुम्हारा स्वाभाविक मन उसे जवाब देना चाहता है, उसे उसकी औकात दिखाना चाहता है, समाज के सामने उसे गलत साबित करना चाहता है। और यही वह क्षण है जहां अधिकांश लोग चूक जाते हैं, क्योंकि वे यह नहीं समझ पाते कि शत्रु की असली चाल तुम्हें गिराना नहीं, बल्कि तुम्हें प्रतिक्रिया देने पर मजबूर करना होती है। एक छोटा सा उदाहरण समझो। मान लो किसी कार्यालय में या किसी व्यवसाय में या किसी पारिवारिक व्यवस्था में एक व्यक्ति लगातार तुम्हारे विरुद्ध बोलता है, तुम्हारे प्रयासों को कम आंकता है, दूसरों के सामने तुम्हें अयोग्य सिद्ध करने की कोशिश करता है, और तुम हर बार सफाई देने लगते हो, बहस में पड़ जाते हो या भीतर ही भीतर क्रोधित होते रहते हो। तो बाहर से भले लगे कि तुम अपनी बात रख रहे हो, लेकिन भीतर से तुम्हारी ऊर्जा उसी व्यक्ति के चारों ओर घूमने लगती है। तुम्हारा ध्यान लक्ष्य से हटकर संघर्ष पर आ जाता है। और चाणक्य की दृष्टि में यही वह अवस्था है जहां शत्रु बिना एक भी वार किए तुम्हें थका चुका होता है। अब समाधान सुनो, जो साधारण नहीं बल्कि कठोर बुद्धि की मांग करता है। चाणक्य कहते हैं कि जब शत्रु तुम्हें उकसाए, तब उसका उत्तर शब्दों से नहीं बल्कि अपने अस्तित्व के स्तर से दो। अर्थात उसे पूरी तरह अनदेखा करो, लेकिन निष्क्रिय होकर नहीं, बल्कि अपनी प्रगति, अपने विकास और अपने अनुशासन के माध्यम से। क्योंकि जब तुम चुप रहते हुए आगे बढ़ते हो, तब शत्रु के भीतर असहनीय बेचैनी जन्म लेती है। उसे लगता है कि उसकी चालें बेकार हो रही हैं, उसकी बातें असर नहीं कर रही, और सबसे खतरनाक बात यह होती है कि उसे यह भी समझ नहीं आता
कि तुम्हें कैसे नुकसान पहुंचाए, क्योंकि अब उसके पास तुम्हारे मन तक पहुंचने का रास्ता ही नहीं बचा। शत्रु तब सबसे अधिक कमजोर होता है जब उसे यह एहसास होने लगता है कि उसका अस्तित्व तुम्हारे जीवन में कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि अधिकांश लोग दूसरों से नहीं बल्कि इस डर से टूटते हैं कि वे अप्रासंगिक हो रहे हैं, कि उनकी उपस्थिति का कोई प्रभाव नहीं रह गया। और यही कारण है कि जब तुम शत्रु को महत्व देना बंद कर देते हो, तब वह स्वयं अपनी हरकतें तेज करने लगता है। वह और अधिक गलतियां करता है, वह स्वयं को उजागर करता है और समाज या व्यवस्था के सामने स्वयं ही गिरने लगता है। चाणक्य यहां स्पष्ट कहते हैं कि शत्रु को गिराने के लिए उसे धक्का देने की आवश्यकता नहीं होती, बस उसे दौड़ने दो, क्योंकि जो व्यक्ति ध्यान आकर्षित करने के लिए बेचैन होता है वह अंततः स्वयं को नष्ट कर लेता है। इस नीति का गूढ़ रहस्य यह है कि तुम अपने शब्दों, अपने भावों और अपने व्यवहार से यह संदेश भेज दो कि तुम्हारा जीवन इतना व्यस्त, इतना अनुशासित और इतना उद्देश्यपूर्ण है कि वहां शत्रु के लिए कोई स्थान ही नहीं है। क्योंकि जब शत्रु यह देखता है कि तुम बिना उसे देखे आगे बढ़ रहे हो, तब उसकी सबसे बड़ी पीड़ा शुरू होती है। वह भीतर ही भीतर जलता है, वह अपनी तुलना तुमसे करने लगता है और यही तुलना उसे अंदर से खोखला कर देती है। याद रखो, शत्रु को हराने का अर्थ उसे गिराना नहीं है, बल्कि उसे यह महसूस करा देना है कि उसकी उपस्थिति व्यर्थ है। और जब यह भावना उसके मन में गहराई से बैठ जाती है, तब वह स्वयं अपने निर्णयों से, अपने क्रोध से और अपनी अस्थिरता से बर्बाद होने लगता है। इसलिए चाणक्य की यह नीति केवल चुप रहने की नहीं है, बल्कि यह आत्मनियंत्रण, आत्मविकास और दीर्घकालिक विजय की नीति है, जहां तुम लड़ाई से बाहर रहकर युद्ध जीत लेते हो, जहां तुम्हारी शांति ही तुम्हारा सबसे घातक हथियार बन जाती है और जहां शत्रु तुम्हें नुकसान पहुंचाने के प्रयास में स्वयं को समाप्त कर लेता है। क्योंकि अंततः इस संसार में वही व्यक्ति विजयी होता है जो अपनी ऊर्जा को शत्रु पर नहीं बल्कि अपने लक्ष्य पर केंद्रित करता है। और यही वह क्षण होता है जब शत्रु बिना लड़े, बिना गाली, बिना हथियार के पूरी तरह पराजित हो जाता है। नीति 2, शत्रु को उसके ही अहंकार से अंधा कर दो। क्योंकि घमंड सबसे धीमा झर है, शत्रु को नष्ट करने की सबसे गहरी और खतरनाक समस्या यह होती है कि वह स्वयं को तुमसे अधिक बुद्धिमान, अधिक चालाक और अधिक शक्तिशाली समझने लगता है। और यही वह बिंदु है जहां अधिकांश लोग डर जाते हैं, क्योंकि जब कोई व्यक्ति आत्मविश्वास के साथ नहीं बल्कि अहंकार के साथ आगे बढ़ता है, तो बाहर से वह अजेय दिखता है, लेकिन भीतर से वह सबसे अधिक कमजोर होता है। चाणक्य कहते हैं कि जो शत्रु स्वयं को सर्वश्रेष्ठ मानने लगता है, वह अपने विनाश की नींव स्वयं रख चुका होता है। परंतु समस्या यह है कि सामान्य व्यक्ति इस अहंकार को देखकर या तो डर जाता है या फिर सीधे टकराने की कोशिश करता है, जबकि दोनों ही स्थितियां शत्रु के पक्ष में जाती हैं, क्योंकि डर शत्रु को और बड़ा बनाता है और सीधी टक्कर उसे सतर्क कर देती है। अब इसे एक छोटे से उदाहरण से समझो। मान लो तुम्हारे जीवन में या कार्यक्षेत्र में कोई व्यक्ति है जो हर समय यह जताने की कोशिश करता है कि वही सब कुछ जानता है, वही निर्णय लेने योग्य है, वही सफल है, वही श्रेष्ठ है, और धीरे धीरे वह दूसरों को तुच्छ समझने लगता है, तुम्हारी सलाह को अनदेखा करता है, तुम्हारे अनुभव को कम आंकता है और खुले या छिपे रूप से तुम्हें नीचा दिखाने लगता है। अब इस स्थिति में अधिकतर लोग या तो उसे उसकी जगह दिखाने की कोशिश करते हैं या भीतर ही भीतर कुंठित होकर उसका विरोध करने लगते हैं। लेकिन चाणक्य की नीति यहां बिल्कुल उलटी है। चाणक्य कहते हैं कि ऐसे शत्रु को रोको मत, उसे चुनौती मत दो, बल्कि उसके अहंकार को और मजबूत होने दो, क्योंकि अहंकार वह आग है जो बाहर को नहीं बल्कि भीतर को जलाती है। समाधान यह है कि तुम जानबूझकर उसके अहंकार को पोषित करो, उसकी श्रेष्ठता को स्वीकार करने का दिखावा करो, उसकी बातों से तुरंत असहमति न दिखाओ, बल्कि उसे यह महसूस कराओ कि वह वास्तव में दूसरों से ऊपर है। क्योंकि जैसे जैसे उसका अहंकार बढ़ेगा, वैसे वैसे उसकी सुनने की क्षमता घटेगी, उसकी सावधानी कम होगी और उसकी निर्णय शक्ति कमजोर पड़ती जाएगी। चाणक्य स्पष्ट कहते हैं
कि अहंकारी व्यक्ति सबसे पहले यह भूल जाता है कि संसार स्थिर नहीं है। वह अपने पुराने अनुभवों पर अटक जाता है, वह नए संकेतों को अनदेखा करता है, और यही वह क्षण होता है जब उसकी दृष्टि संकुचित हो जाती है। अब एक गहरा मनोवैज्ञानिक सत्य समझो। अहंकारी व्यक्ति आलोचना को अपमान समझता है और सलाह को कमजोरी, इसलिए वह स्वयं को सुधारने के अवसर खो देता है। और जब कोई व्यक्ति सुधार करना बंद कर देता है, तब उसका पतन शुरू हो जाता है, भले ही वह ऊपर से सफल क्यों न दिखे। अब यहां चाणक्य की नीति कहती है कि तुम स्वयं को शांत, संतुलित और सीखने वाला बनाए रखो, लेकिन शत्रु को यह भ्रम दो कि वह सब कुछ जानता है, क्योंकि जब वह इस भ्रम में रहेगा तब वह स्वयं अपनी कमजोरियों को अनदेखा करता रहेगा। वह अपने आसपास ऐसे लोगों को इकट्ठा करेगा जो केवल उसकी हां में हां मिलाएंगे, और धीरे धीरे वह वास्तविकता से कटता चला जाएगा। यही वह स्थिति होती है जब शत्रु अपने ही बनाए हुए झूठे संसार में रहने लगता है, जहां उसे लगता है कि कोई उसे चुनौती नहीं दे सकता, कोई उससे आगे नहीं निकल सकता, और यही वह क्षण है जब उसका पतन निश्चित हो जाता है। चाणक्य कहते हैं कि जब शत्रु स्वयं को सर्वशक्तिमान समझने लगे, तब तुम चुपचाप अपनी शक्ति बढ़ाओ, अपने ज्ञान को गहरा करो, अपने संसाधनों को मजबूत करो, क्योंकि जब टकराव आएगा तब शत्रु मानसिक रूप से तैयार नहीं होगा। वह अपने अहंकार के कारण खतरे को पहचान ही नहीं पाएगा। इस नीति का सबसे खतरनाक पहलू यह है कि शत्रु को कभी यह एहसास नहीं होता कि वह फंस चुका है। उसे लगता है कि सब कुछ उसके नियंत्रण में है, जबकि वास्तव में वह अपने ही अहंकार के जाल में उलझता चला जाता है। अब एक और उदाहरण समझो। इतिहास और जीवन दोनों में ऐसे असंख्य लोग मिलेंगे जो अपनी सफलता के शिखर पर पहुंचकर यह मान बैठे कि अब उन्हें कोई गिरा नहीं सकता। उन्होंने सलाहकारों को हटाया, आलोचकों को दुश्मन बनाया और अपने ही अनुभव को अंतिम सत्य मान लिया। और परिणाम यह हुआ कि जब परिस्थितियां बदलीं तो वे बदलने में असफल रहे और टूट गए। चाणक्य इसी सत्य को नीति में बदलते हैं और कहते हैं कि शत्रु को परास्त करने के लिए उसे गलत कदम उठाने पर मजबूर करो, और अहंकार से बड़ा कोई प्रेरक तत्व नहीं होता जो व्यक्ति को गलत निर्णय लेने पर मजबूर कर दे। इस नीति का अभ्यास करने के लिए तुम्हें धैर्य रखना होगा, क्योंकि अहंकार धीरे धीरे बढ़ता है। यह तुरंत विस्फोट नहीं करता, लेकिन जब करता है तो सब कुछ नष्ट कर देता है। तुम्हें यह समझना होगा कि हर बार तुरंत परिणाम देखने की इच्छा ही लोगों को गलत चाल चलने पर मजबूर करती है, जबकि चाणक्य की नीति दीर्घकालिक होती है, जहां शत्रु को समय दिया जाता है कि वह स्वयं अपनी कब्र खोदे। अंततः वह क्षण आता है जब शत्रु अपने अहंकार के कारण ऐसी गलती करता है जो सबके सामने स्पष्ट होती है। उसका सम्मान गिरता है, उसका प्रभाव कम होता है, और तब तुम्हें कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, क्योंकि समाज, व्यवस्था और समय स्वयं उसका न्याय कर देते हैं। याद रखो, शत्रु को मारना सबसे आसान काम है, लेकिन शत्रु को स्वयं अपने पतन का कारण बनाना सबसे बुद्धिमान कार्य है। और यही चाणक्य की इस दूसरी नीति का सार है, जहां तुम शांत रहते हो, सीखते रहते हो, आगे बढ़ते रहते हो, और शत्रु अपने ही अहंकार के बोझ तले दबकर चुपचाप समाप्त हो जाता है। नीति 3, शत्रु को समय दो, क्योंकि समय वह दर्पण है जिसमें हर चालाक चेहरा नंगा हो जाता है। शत्रु से निपटने की सबसे बड़ी और आम समस्या यह होती है कि हम जल्दी परिणाम चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जिसने हमें चोट पहुंचाई है, जिसने हमारी राह में बाधा डाली है, जिसने हमारी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, उसका अंत तुरंत हो जाए, उसका मुखौटा तुरंत उतर जाए। लेकिन चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति समय से पहले न्याय चाहता है, वह अक्सर स्वयं अन्याय कर बैठता है, क्योंकि समय के बिना सत्य अधूरा रहता है और अधूरा सत्य शत्रु को और मजबूत कर देता है। यहां समस्या यह नहीं है कि शत्रु चालाक है, समस्या यह है कि हम अधीर हैं। हम हर बात का तुरंत उत्तर देना चाहते हैं, हर वार का तुरंत प्रतिघात करना चाहते हैं, और यही अधीरता शत्रु की सबसे बड़ी ढाल बन जाती है। क्योंकि जब तुम जल्दबाजी में प्रतिक्रिया देते हो, तब तुम अपनी योजना को उजागर कर देते हो और शत्रु को सावधान कर देते हो। अब एक छोटा सा उदाहरण समझो। मान लो तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है
जो मीठे शब्दों में जहर घोलता है। बाहर से सहयोगी दिखता है, लेकिन भीतर से तुम्हें नुकसान पहुंचाने की योजना बनाता है। वह धीरे धीरे दूसरों के कान भरता है, परिस्थितियों को अपने पक्ष में मोड़ता है, और तुम यह सब देख रहे हो। तुम्हें भीतर से जलन होती है, क्रोध आता है, और मन करता है कि अभी जाकर सबके सामने उसकी असलियत उजागर कर दो। लेकिन जैसे ही तुम ऐसा करते हो, वह व्यक्ति तुरंत पीड़ित बन जाता है। वह कहता है कि तुम उसे गलत समझ रहे हो। वह भावनाओं का खेल खेलता है, और परिणाम यह होता है कि जो लोग अब तक संदेह में थे, वे भी उसके पक्ष में खड़े हो जाते हैं, और तुम आक्रामक और असंतुलित दिखाई देने लगते हो। चाणक्य की नीति यहां कहती है कि ऐसे शत्रु को तुरंत बेनकाब करने की कोशिश मत करो, बल्कि उसे समय दो, क्योंकि समय वह शक्ति है जो झूठ को बोझिल बना देती है। झूठ को बार बार दोहराना पड़ता है, उसे बनाए रखने के लिए नई कहानियां गढ़नी पड़ती हैं, और यही निरंतरता अंततः झूठे व्यक्ति को थका देती है। समाधान यह है कि तुम धैर्य रखो, शांत रहो, और हर घटना को मन में दर्ज करते रहो, बिना प्रतिक्रिया दिए, बिना आरोप लगाए। क्योंकि जब तुम चुप रहते हो, तब शत्रु को लगता है कि वह सुरक्षित है, कि उसकी चालें छिपी हुई हैं, और यही सुरक्षा का भ्रम उसे और अधिक चालें चलने के लिए प्रेरित करता है। चाणक्य कहते हैं कि शत्रु को जितना अधिक बोलने दो, जितना अधिक उसे अपने विचार और योजनाएं प्रकट करने दो, उतना ही वह स्वयं को उजागर करेगा। क्योंकि कोई भी व्यक्ति लंबे समय तक दोहरा जीवन नहीं जी सकता। उसकी कही हुई बातें एक दूसरे से टकराने लगती हैं, उसके निर्णय असंगत होने लगते हैं, और धीरे धीरे उसकी विश्वसनीयता स्वयं टूटने लगती है। अब यहां एक गहरा सत्य समझो, समय केवल घटनाओं को आगे नहीं बढ़ाता, वह लोगों की वास्तविक प्रकृति को भी सामने लाता है। क्योंकि दबाव में, निरंतरता में और बदलती परिस्थितियों में ही किसी व्यक्ति का असली चरित्र दिखाई देता है। जब तुम शत्रु को समय देते हो, तब तुम उसे यह अवसर देते हो कि वह स्वयं अपनी कमजोरियों को उजागर करे। क्योंकि हर चालाक व्यक्ति एक सीमा तक ही अभिनय कर सकता है, उसके बाद उसका वास्तविक स्वभाव बाहर आने लगता है। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति धैर्य खो देता है, वह अपने शत्रु से पहले स्वयं हार जाता है। क्योंकि अधीरता निर्णयों को संकीर्ण बनाती है, और संकीर्ण निर्णय हमेशा नुकसान पहुंचाते हैं। इस नीति का सबसे महत्वपूर्ण भाग यह है कि धैर्य का अर्थ निष्क्रियता नहीं है। धैर्य का अर्थ है शांत अवलोकन, रणनीतिक तैयारी और सही क्षण की प्रतीक्षा। क्योंकि जब तुम समय के साथ चलते हो, तब तुम केवल शत्रु को नहीं देख रहे होते, बल्कि पूरे परिवेश को समझ रहे होते हो। यह जान रहे होते हो कि कौन किस ओर झुका हुआ है, कौन केवल अवसर की प्रतीक्षा कर रहा है, और कौन वास्तव में किसके साथ है। अब एक और उदाहरण समझो। इतिहास में ऐसे अनेक राजा, नेता और सेनापति हुए हैं जिन्होंने अपने विरोधियों को तुरंत कुचलने के बजाय उन्हें समय दिया। परिणाम यह हुआ कि विरोधी अपने ही समर्थकों के कारण कमजोर पड़े, उनकी आंतरिक गुटबाजी बढ़ी, और जब अंतिम टकराव हुआ, तब बिना अधिक संघर्ष के ही उनका अंत हो गया। चाणक्य इसी अनुभव से यह नीति गढ़ते हैं कि समय शत्रु का मित्र नहीं होता, वह केवल धैर्यवान व्यक्ति का मित्र होता है। क्योंकि समय उस व्यक्ति का साथ देता है जो उसे समझता है और उसका सम्मान करता है। इस नीति का अभ्यास करने के लिए तुम्हें अपने भीतर की बेचैनी पर नियंत्रण रखना होगा। क्योंकि मन बार बार कहेगा कि अभी कुछ करो, अभी जवाब दो, अभी न्याय दिखाओ। लेकिन चाणक्य कहते हैं कि हर सत्य को तुरंत उजागर करना बुद्धिमानी नहीं होती। कुछ सत्यों को पकने देना पड़ता है, ताकि जब वे सामने आए तो कोई उन्हें नकार न सके। अंततः वह क्षण आता है जब शत्रु अपनी ही बातों में उलझ जाता है, उसके निर्णयों पर प्रश्न उठने लगते हैं, लोग उसके व्यवहार में असंगति देखने लगते हैं, और तब तुम्हें कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, क्योंकि समय स्वयं तुम्हारी ओर से बोलता है। याद रखो, जो व्यक्ति समय के साथ धैर्य रखता है, वह केवल शत्रु को नहीं हराता, वह स्वयं को भी परिपक्व बनाता है, और यही परिपक्वता उसे ऐसी ऊंचाई पर पहुंचा देती है जहां से शत्रु का पतन स्पष्ट दिखाई देता है। इसलिए चाणक्य की यह तीसरी नीति सिखाती है कि शत्रु को जल्दबाजी में समाप्त करने की कोशिश मत करो, उसे समय दो, क्योंकि समय के साथ उसका असली चेहरा सबके सामने आएगा, और तब उसका विनाश
नाटकीय नहीं बल्कि पूर्ण होगा। ऐसा विनाश जहां शत्रु स्वयं समझ जाएगा कि उसका अंत किसी व्यक्ति ने नहीं बल्कि उसके अपने कर्मों और समय ने किया है। नीति 4, शत्रु को स्वयं से लड़ने पर मजबूर कर दो, क्योंकि आंतरिक युद्ध का कोई विजेता नहीं होता। शत्रु से निपटने की सबसे गहरी समस्या यह नहीं होती कि वह बाहर से क्या कर रहा है, बल्कि यह होती है कि वह भीतर क्या सोच रहा है। क्योंकि चाणक्य के अनुसार कोई भी व्यक्ति तब तक खतरनाक नहीं होता जब तक उसका मन एक दिशा में स्थिर रहता है, लेकिन जिस क्षण उसके भीतर द्वंद्व पैदा हो जाता है उसी क्षण उसका पतन शुरू हो जाता है। इसलिए शत्रु को बिना लड़े, बिना अपमान, बिना हथियार नष्ट करने की यह नीति कहती है कि उसे बाहर से मत तोड़ो, उसे अपने ही मन के खिलाफ खड़ा कर दो। सामान्य व्यक्ति जब शत्रु से परेशान होता है तो वह उसे दोष देता है, उसे रोकना चाहता है, उसे हराना चाहता है। लेकिन चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति शत्रु के मन में असमंजस, संदेह और आत्मसंदेह भर देता है वह बिना युद्ध जीते साम्राज्य जीत लेता है। क्योंकि बाहर का युद्ध सीमित होता है पर भीतर का युद्ध अनंत होता है और उसमें ऊर्जा, विवेक और आत्मविश्वास तीनों धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं। अब समस्या समझो। मान लो तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जो ऊपर से बहुत स्पष्ट दिखता है, जो निर्णय तेजी से लेता है, जो दूसरों पर हावी रहता है, जो आत्मविश्वास से भरा प्रतीत होता है, और यही कारण है कि लोग उससे डरते हैं। लेकिन तुम ध्यान से देखो तो पाओगे कि उसका आत्मविश्वास अनुभव से नहीं बल्कि तुलना से बना है। वह स्वयं को दूसरों से ऊपर रखकर ही संतुष्ट होता है और यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। आमतौर पर लोग ऐसे व्यक्ति से या तो डर कर पीछे हट जाते हैं या फिर सीधी चुनौती दे बैठते हैं, और दोनों ही स्थितियों में वह व्यक्ति और अधिक सख्त और अधिक आक्रामक हो जाता है। लेकिन चाणक्य की नीति यहां बिल्कुल अलग है। वे कहते हैं कि ऐसे शत्रु को दुविधा में डालो, उसके निर्णयों को अप्रत्यक्ष रूप से प्रश्नों के घेरे में लाओ, उसे यह सोचने पर मजबूर करो कि वह जो कर रहा है क्या वह वास्तव में सही है। अब एक छोटा सा उदाहरण समझो। मान लो किसी संगठन में या किसी सामाजिक व्यवस्था में एक व्यक्ति है जो हर निर्णय स्वयं लेना चाहता है, जो यह मानता है कि वही सबसे बेहतर समझता है। अब तुम अगर सीधे कहोगे कि उसका निर्णय गलत है तो वह तुरंत रक्षात्मक हो जाएगा, वह तुम्हें विरोधी मान लेगा। लेकिन अगर तुम शांत स्वर में केवल इतना कह दो कि यह तरीका अच्छा है, लेकिन क्या हमने दूसरे विकल्प पर भी विचार किया है, या अगर परिस्थितियां बदल गईं तो इस निर्णय का प्रभाव क्या होगा, तो तुमने उस व्यक्ति के मन में पहला बीज बो दिया, संदेह का बीज, और यही बीज आगे चलकर विशाल वृक्ष बनता है। चाणक्य कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति तलवार से नहीं प्रश्नों से वार करता है, क्योंकि प्रश्न उत्तर की मांग नहीं करते, वे सोच की दिशा बदलते हैं। समाधान यह है कि तुम शत्रु को सीधे गलत सिद्ध करने की कोशिश मत करो, बल्कि उसे बार बार ऐसे मोड़ों पर लाओ जहां उसे स्वयं निर्णय लेना पड़े, और हर निर्णय के साथ वह स्वयं को परखने लगे। क्योंकि जब व्यक्ति बार बार स्वयं को परखने लगता है तब उसका स्वाभाविक आत्मविश्वास टूटने लगता है। धीरे धीरे वह व्यक्ति अपने ही निर्णयों से डरने लगता है। वह सोचता है कि कहीं वह गलती तो नहीं कर रहा, कहीं वह कुछ चूक तो नहीं गया, और यही डर उसे भीतर से कमजोर करता है। चाणक्य कहते हैं कि जब शत्रु बाहर से शांत और भीतर से अशांत हो जाए तब समझ लो कि युद्ध जीत लिया गया है, क्योंकि बाहरी शांति दिखावे की होती है, लेकिन आंतरिक अशांति वास्तविक होती है और वही व्यक्ति के निर्णयों को खोखला बनाती है। अब यहां एक गहरा मनोवैज्ञानिक सत्य समझो। जब कोई व्यक्ति स्वयं पर संदेह करने लगता है तब वह या तो अत्यधिक सतर्क हो जाता है या अत्यधिक आक्रामक, और दोनों ही स्थितियां उसे गलत निर्णयों की ओर ले जाती हैं, क्योंकि अत्यधिक सतर्क व्यक्ति अवसर खो देता है और अत्यधिक आक्रामक व्यक्ति सीमाएं पार कर देता है। चाणक्य की नीति यह कहती है कि तुम इस प्रक्रिया को तेज मत करो, क्योंकि आंतरिक संघर्ष को पनपने के लिए समय चाहिए, लेकिन जब वह पनप जाता है तो उसे रोकना असंभव हो जाता है। इस नीति का अभ्यास करने का अर्थ यह नहीं है कि तुम चालाकी से झूठ फैलाओ, बल्कि इसका अर्थ यह है कि तुम सत्य को ऐसे रखो
कि शत्रु स्वयं उस पर विचार करने को मजबूर हो जाए, क्योंकि सत्य जब भीतर जाकर टकराता है तब वह सबसे अधिक पीड़ा देता है। अब एक और उदाहरण समझो। इतिहास में कई ऐसे शासक और नेता हुए हैं जिन्होंने अपने विरोधियों को सीधे हराने के बजाय उन्हें अपने ही निर्णयों में उलझने दिया। परिणाम यह हुआ कि विरोधी भीतर से इतने विभाजित हो गए कि बाहर से आक्रमण की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। चाणक्य इसी अनुभव से कहते हैं कि जब शत्रु अपने भीतर दो हिस्सों में बंट जाए तब उसका अंत निश्चित है, क्योंकि वह न पूरी तरह आगे बढ़ पाता है न पीछे हट पाता है। इस नीति का सबसे सूक्ष्म पहलू यह है कि तुम्हें स्वयं स्थिर रहना होगा, क्योंकि जो व्यक्ति दूसरों के मन में द्वंद्व पैदा करना चाहता है उसे स्वयं स्पष्ट होना चाहिए, अन्यथा वह भी उसी जाल में फंस सकता है। इसलिए चाणक्य कहते हैं कि पहले अपने लक्ष्य, अपने मूल्य और अपनी दिशा को स्पष्ट करो, फिर शत्रु को उसके ही विचारों में उलझाओ। अंततः वह क्षण आता है जब शत्रु अपने ही निर्णयों से असंतुष्ट हो जाता है, वह अपने ही लोगों पर संदेह करने लगता है, वह हर सलाह को खतरा समझने लगता है और तब उसकी शक्ति जो कभी एकजुट थी बिखरने लगती है। याद रखो, बाहर का शत्रु तब तक शक्तिशाली रहता है जब तक भीतर शांति रहती है, लेकिन जैसे ही भीतर युद्ध शुरू होता है बाहर की शक्ति खोखली हो जाती है। और यही चाणक्य की इस चौथी नीति का सार है, जहां तुम बिना लड़े, बिना शोर किए, बिना किसी को नीचा दिखाए शत्रु को उसके ही मन के हाथों पराजित कर देते हो, क्योंकि अंततः इस संसार में सबसे भयानक युद्ध वही होता है जो व्यक्ति स्वयं अपने भीतर लड़ता है और उसमें हार निश्चित होती है। नीति 5, शत्रु की निर्भरता बढ़ा दो, क्योंकि जो तुम्हारे बिना नहीं चल सकता वह तुम्हें नुकसान भी नहीं पहुंचा सकता। शत्रु को नष्ट करने की सबसे सूक्ष्म और घातक समस्या यह होती है कि वह स्वयं को आत्मनिर्भर मानने लगता है। उसे लगता है कि उसे किसी की आवश्यकता नहीं, वह अकेले ही सब कुछ नियंत्रित कर सकता है। और यही वह भ्रम है जो उसे आक्रामक, निर्दयी और खतरनाक बनाता है, क्योंकि जिस व्यक्ति को लगता है कि उसे किसी की जरूरत नहीं, वह किसी की परवाह भी नहीं करता। लेकिन चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति निर्भर हो जाता है वह विद्रोही नहीं रह पाता, क्योंकि निर्भरता व्यक्ति के व्यवहार, निर्णय और सीमाओं को स्वयं नियंत्रित करने लगती है। सामान्यतः लोग शत्रु से दूरी बनाने की कोशिश करते हैं, उससे संबंध तोड़ते हैं, उसे अलग थलग कर देते हैं और यह सोचते हैं कि यही उसकी हार है। लेकिन चाणक्य की नीति यहां उलटी दिशा में जाती है। वे कहते हैं कि शत्रु को दूर मत करो, बल्कि उसे इस स्थिति में ले आओ जहां वह जाने अनजाने तुम्हारे सहयोग, तुम्हारी व्यवस्था या तुम्हारी उपस्थिति पर निर्भर होने लगे, क्योंकि जिस दिन उसे यह एहसास हो जाएगा कि वह तुम्हारे बिना असहज है, उसी दिन उसकी आक्रामकता समाप्त हो जाएगी। अब समस्या को समझो। मान लो तुम्हारे जीवन में या कार्यक्षेत्र में कोई व्यक्ति है जो ऊपर से तुम्हारा विरोधी है, तुम्हारे काम में बाधा डालता है, तुम्हारी प्रगति से जलता है, लेकिन साथ ही वह यह भी जानता है कि तुम्हारे पास कुछ ऐसा है, ज्ञान, कौशल, संपर्क, संसाधन या अनुभव जो उसके पास नहीं है। सामान्य व्यक्ति ऐसे शत्रु से यह सब छीन लेने या उससे पूरी तरह अलग हो जाने की कोशिश करता है, लेकिन चाणक्य कहते हैं कि यही सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि जैसे ही तुम उसे अलग कर देते हो वह स्वतंत्र हो जाता है और स्वतंत्र शत्रु हमेशा खतरनाक होता है। अब एक छोटा सा उदाहरण समझो। मान लो किसी व्यापार, संस्था या सामाजिक ढांचे में एक व्यक्ति तुम्हारे खिलाफ है, लेकिन उसके काम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा तुम्हारी विशेषज्ञता, तुम्हारे संपर्क या तुम्हारे सहयोग से ही सुचारू रूप से चलता है। अब यदि तुम क्रोध में आकर उससे पूरी तरह हाथ खींच लो तो वह मजबूरी में किसी और विकल्प की तलाश करेगा, और जैसे ही उसे विकल्प मिल गया वह खुलकर तुम्हारे विरुद्ध खड़ा हो जाएगा। लेकिन यदि तुम शांत रहकर उसे वही सहयोग सीमित, नियंत्रित और रणनीतिक रूप से देते रहो तो धीरे धीरे उसकी निर्भरता बढ़ती जाएगी। चाणक्य कहते हैं कि निर्भरता एक रस्सी की तरह होती है जिसे एकदम खींचने से वह टूट जाती है, लेकिन धीरे धीरे कसने से सामने वाला स्वयं हिलना डुलना बंद कर देता है। समाधान यह है
कि तुम शत्रु को यह महसूस कराओ कि वह स्वतंत्र है, जबकि वास्तव में उसकी स्थिरता तुम्हारे कारण है। क्योंकि जब व्यक्ति को यह भ्रम होता है कि वह स्वयं सब कुछ संभाल रहा है, तब वह सबसे अधिक असुरक्षित होता है। अब यहां एक गहरा मनोवैज्ञानिक सत्य समझो। निर्भर व्यक्ति खुलकर विरोध नहीं कर सकता, क्योंकि उसके मन में हमेशा यह भय रहता है कि यदि उसने सीमा पार की तो वह सुविधा, वह सहयोग, वह सहारा छिन सकता है, और यही भय उसे भीतर से नियंत्रित करता है। चाणक्य कहते हैं कि भय दिखाने की आवश्यकता नहीं होती, व्यवस्था ऐसी बना दो कि भय स्वयं जन्म ले ले। इस नीति का प्रयोग करते समय तुम्हें अत्यंत संयमित रहना होगा, क्योंकि निर्भरता बढ़ाने का अर्थ यह नहीं है कि तुम स्वयं शत्रु के हाथों बंध जाओ, बल्कि इसका अर्थ यह है कि तुम उसे इतना दो कि वह तुम्हारे बिना चल न सके, लेकिन इतना भी नहीं कि वह तुम्हारे बराबर खड़ा हो जाए। अब एक और उदाहरण समझो। इतिहास में कई ऐसे मंत्री, सलाहकार और सहयोगी हुए हैं जिन्होंने अपने विरोधियों को सत्ता से बाहर करने के बजाय उन्हें प्रशासनिक, आर्थिक या रणनीतिक रूप से अपने ऊपर निर्भर बना लिया। परिणाम यह हुआ कि विरोधी भीतर से असहज रहे, बाहर से वफादार दिखे और अंततः स्वयं ही अप्रासंगिक हो गए। चाणक्य इसी सिद्धांत को कहते हैं कि जब शत्रु तुम्हारे संसाधनों से लाभ उठाने लगे, तब वह तुम्हें नुकसान पहुंचाने से पहले 100 बार सोचेगा, क्योंकि वह जानता है कि नुकसान का पहला प्रभाव उसी पर पड़ेगा। इस नीति का सबसे सूक्ष्म पक्ष यह है कि तुम्हें शत्रु के अहंकार को चोट नहीं पहुंचानी है, क्योंकि जैसे ही उसे यह एहसास हो जाएगा कि वह निर्भर है, वह विद्रोह कर सकता है। इसलिए निर्भरता को ऐसे प्रस्तुत करना होगा जैसे वह सहयोग हो, सुविधा हो, अवसर हो, न कि मजबूरी। चाणक्य कहते हैं कि श्रेष्ठ रणनीति वही होती है जिसमें शत्रु स्वयं को विजेता समझता रहे, जबकि वास्तविक नियंत्रण तुम्हारे हाथ में हो। धीरे धीरे जब शत्रु तुम्हारी उपस्थिति को अपनी व्यवस्था का सामान्य हिस्सा मान लेता है, तब उसकी स्वतंत्र सोच कमजोर पड़ने लगती है। वह अपने निर्णय तुम्हारे संदर्भ में लेने लगता है, और यही वह क्षण है जब वह मानसिक रूप से तुम्हारे अधीन आ चुका होता है। अब इस स्थिति में तुम्हें कुछ भी कठोर करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि शत्रु स्वयं अपनी सीमाएं तय करने लगता है। वह तुम्हारे खिलाफ बोलने से पहले सोचता है, कदम उठाने से पहले डरता है, और यही उसका मौन पतन होता है। चाणक्य कहते हैं कि सबसे शक्तिशाली नियंत्रण वह होता है जो दिखाई नहीं देता, क्योंकि जो दिखाई देता है उसका विरोध भी दिखाई देता है, लेकिन जो अदृश्य होता है उसका विरोध भी अस्पष्ट रहता है। अंततः वह समय आता है जब शत्रु या तो पूरी तरह तुम्हारे ढांचे में समा जाता है, या फिर स्वयं को इतना कमजोर कर लेता है कि वह कोई वास्तविक खतरा नहीं रह जाता। और तब यदि तुम चाहो तो उसे अलग भी कर सकते हो, क्योंकि अब वह न स्वतंत्र है, न प्रभावशाली, न संगठित। याद रखो, खुले युद्ध में शत्रु को हराना साहस का कार्य है, लेकिन निर्भरता के जाल में शत्रु को बांध देना बुद्धि का कार्य है। और चाणक्य की यह 5वीं नीति यही सिखाती है कि जो व्यक्ति तुम्हारे बिना नहीं चल सकता, वह तुम्हें नुकसान पहुंचाने का जोखिम कभी नहीं उठाएगा, क्योंकि उसके लिए तुम्हारा अस्तित्व शत्रु नहीं बल्कि आवश्यकता बन चुका होगा। और आवश्यकता कभी विद्रोह नहीं करती, वह केवल समर्पण करती है। नीति 6, शत्रु की अपेक्षाओं को तोड़ दो, क्योंकि जो तुम्हें समझ लेने का भ्रम पाल लेता है वही सबसे पहले हारता है। शत्रु से जुड़ी सबसे खतरनाक समस्या यह नहीं होती कि वह तुम्हारे बारे में क्या जानता है, बल्कि यह होती है कि वह यह मानने लगता है कि वह तुम्हें पूरी तरह समझ चुका है। क्योंकि जैसे ही शत्रु तुम्हारे व्यवहार, तुम्हारी प्रतिक्रियाओं और तुम्हारी सीमाओं को पूर्वानुमान योग्य मान लेता है, उसी क्षण वह अपने भीतर यह आत्मविश्वास पैदा कर लेता है कि वह तुम्हें नियंत्रित कर सकता है। और चाणक्य के अनुसार यही वह भ्रम है जिसे तोड़ देना ही शत्रु का वास्तविक विनाश है। आमतौर पर लोग सोचते हैं कि शत्रु को भ्रम में रखना मतलब झूठ बोलना, नकाब पहनना या चालाकी करना है, लेकिन चाणक्य इससे कहीं गहरी बात कहते हैं। वे कहते हैं कि शत्रु को झूठ से नहीं बल्कि अनिश्चितता से कमजोर किया जाता है, क्योंकि झूठ एक दिन पकड़ा जाता है, लेकिन अनिश्चितता मन को भीतर से थका देती है। अब समस्या समझो,
जब कोई व्यक्ति लंबे समय तक तुम्हारे साथ काम करता है, तुम्हारे आसपास रहता है या तुम्हारे व्यवहार को देखता है, तो वह धीरे धीरे यह निष्कर्ष निकाल लेता है कि तुम कब क्रोधित होते हो, कब चुप रहते हो, कब समझौता करते हो और कब हमला करते हो। और यही निष्कर्ष उसे यह साहस देता है कि वह तुम्हारे खिलाफ योजना बनाए, क्योंकि उसे लगता है कि उसे तुम्हारी हर प्रतिक्रिया पहले से पता है। एक छोटा सा उदाहरण समझो। मान लो किसी संगठन या पारिवारिक व्यवस्था में एक व्यक्ति जानता है कि तुम हर अपमान पर चुप रहते हो, हर अन्याय को सह लेते हो या हर बार बातचीत से मामला सुलझाने की कोशिश करते हो, तो वह धीरे धीरे अपनी सीमाएं बढ़ाने लगता है, क्योंकि उसे भरोसा होता है कि तुम वही करोगे जो अब तक करते आए हो, और यही भरोसा उसका हथियार बन जाता है। चाणक्य की नीति यहां कहती है कि शत्रु को उसी हथियार से वंचित कर दो, अर्थात उसे तुम्हारी अगली चाल का अनुमान ही न लगाने दो, क्योंकि जब शत्रु यह नहीं जान पाता कि तुम कैसे प्रतिक्रिया दोगे, तब वह हर कदम पर डरा हुआ रहता है। समाधान यह है कि तुम अपने व्यवहार में रणनीतिक परिवर्तन लाओ, बिना घोषणा किए, बिना चेतावनी दिए, क्योंकि जो परिवर्तन घोषित किया जाता है वह प्रभाव खो देता है, लेकिन जो परिवर्तन अप्रत्याशित होता है वह मन पर गहरा प्रभाव डालता है। चाणक्य कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति अपनी प्रकृति नहीं बदलता, लेकिन अपनी अभिव्यक्ति बदलता है, ताकि शत्रु भ्रमित रहे कि वह किस स्तर के व्यक्ति से सामना कर रहा है। अब यहां एक गहरा मनोवैज्ञानिक सत्य समझो। मनुष्य सबसे अधिक असहज तब होता है जब वह सामने वाले को पढ़ नहीं पाता, क्योंकि तब उसका मस्तिष्क लगातार संभावनाओं में उलझा रहता है। वह हर स्थिति में खतरा देखने लगता है, और यही मानसिक थकावट उसे निर्णयहीन बना देती है। इस नीति का अभ्यास करने का अर्थ यह नहीं है कि तुम अस्थिर बन जाओ, बल्कि इसका अर्थ यह है कि तुम अपने नियमों को सार्वजनिक मत बनाओ, अपनी सीमाओं को स्थिर मत दिखाओ, ताकि शत्रु यह न समझ पाए कि वह कितनी दूर तक जा सकता है। अब एक और उदाहरण समझो। इतिहास में कई ऐसे शासक हुए हैं जिनकी सबसे बड़ी शक्ति उनकी सेना नहीं बल्कि उनकी अप्रत्याशित रणनीति थी। शत्रु यह जानता था कि वे हमला करेंगे, लेकिन यह नहीं जानता था कि कब, कहां और कैसे, और यही अनिश्चितता शत्रु की सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। चाणक्य इसी सिद्धांत को जीवन में उतारने को कहते हैं। वे कहते हैं कि यदि तुम हर बार समान परिस्थिति में समान प्रतिक्रिया दोगे, तो तुम स्वयं को सीमित कर दोगे और शत्रु को स्वतंत्रता दे दोगे। इस नीति का सूक्ष्म पक्ष यह है कि परिवर्तन अचानक और अर्थपूर्ण होना चाहिए, केवल दिखावे के लिए नहीं, क्योंकि दिखावटी परिवर्तन जल्दी पकड़े जाते हैं, लेकिन जो परिवर्तन भीतर से आता है वह शत्रु को हिला देता है। उदाहरण के लिए, यदि तुम हमेशा चुप रहते हो और अचानक बिना शोर किए कोई ठोस कदम उठा लेते हो, तो शत्रु को झटका लगता है, क्योंकि उसने तुम्हें उस भूमिका में कभी सोचा ही नहीं था, और यह झटका उसके आत्मविश्वास को तोड़ देता है। चाणक्य कहते हैं कि शत्रु का आत्मविश्वास उसकी सबसे बड़ी ढाल होती है, और जैसे ही यह ढाल टूटती है वह व्यक्ति भीतर से नंगा हो जाता है। अब यहां एक और महत्वपूर्ण बात समझो। अपेक्षाओं को तोड़ने का अर्थ यह नहीं है कि तुम हर बार कठोर बन जाओ, बल्कि कभी कभी अपेक्षा यह होती है कि तुम कठोर होगे, और ऐसे में यदि तुम शांत, रणनीतिक और अप्रत्याशित रूप से विनम्र रहो, तो भी शत्रु भ्रमित हो जाता है। यानी कभी शक्ति से नहीं, बल्कि विपरीत व्यवहार से भी शत्रु को असंतुलित किया जा सकता है। चाणक्य की दृष्टि में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति वह होता है जिसे कोई वर्गीकृत न कर सके, जिसे कोई यह न कह सके कि यह व्यक्ति ऐसा ही है, क्योंकि जैसे ही वर्गीकरण हो गया, नियंत्रण शुरू हो जाता है। इस नीति का अभ्यास करने के लिए तुम्हें अपने भीतर जागरूकता विकसित करनी होगी, ताकि तुम यह समझ सको कि लोग तुम्हें कैसे देख रहे हैं, तुम्हारे बारे में क्या मान रहे हैं, और फिर समय समय पर उन धारणाओं को चुपचाप तोड़ सको। अंततः वह क्षण आता है जब शत्रु तुम्हारे हर कदम से पहले रुककर सोचने लगता है, क्योंकि अब उसे भरोसा नहीं रहता कि तुम वही करोगे जिसकी उसे उम्मीद है। और यही रुकावट, यही संदेह, यही असमंजस उसे धीरे धीरे निष्क्रिय बना देता है। याद रखो, शत्रु को हराने के लिए उसे गिराना आवश्यक नहीं, कभी कभी बस उसे अनिश्चित बना देना ही पर्याप्त होता है।
क्योंकि अनिश्चित मन न आक्रमण कर पाता है, न योजना बना पाता है, न पूरी शक्ति से आगे बढ़ पाता है। और यही चाणक्य की इस छठी नीति का सार है, जहां तुम बिना लड़ाई, बिना टकराव, बिना किसी को नीचा दिखाए शत्रु की सबसे बड़ी ताकत, उसके भरोसे और पूर्वानुमान को तोड़ देते हो। और जब वह तुम्हें समझ लेने के भ्रम से बाहर आता है, तब तक वह स्वयं ही अपनी बढ़त खो चुका होता है, क्योंकि इस संसार में वही व्यक्ति सुरक्षित रहता है जिसे कोई पूरी तरह समझ नहीं पाता। नीति 7, शत्रु को उसकी ही छवि से उलझा दो। क्योंकि जो व्यक्ति अपनी छवि बचाने में फंस जाता है, वह वास्तविक युद्ध लड़ ही नहीं पाता। शत्रु को नष्ट करने की एक अत्यंत गहरी समस्या यह होती है कि वह बाहर से नहीं बल्कि समाज, प्रतिष्ठा और अपनी बनाई हुई छवि से शक्ति प्राप्त करता है। क्योंकि बहुत से शत्रु वास्तव में इतने शक्तिशाली नहीं होते जितना वे दिखना चाहते हैं, लेकिन लोग उनके डर, प्रभाव और हैसियत की कहानी को सच मान लेते हैं, और यही स्वीकृति उन्हें ताकत देती है। चाणक्य कहते हैं कि यदि शत्रु की वास्तविक शक्ति को नहीं बल्कि उसकी छवि को चुनौती दी जाए, तो वह बिना किसी युद्ध के ही कमजोर पड़ने लगता है। क्योंकि छवि वह मुखौटा है जिसे बनाए रखने में व्यक्ति अपनी पूरी ऊर्जा झोंक देता है। समस्या यह है कि जब कोई व्यक्ति तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, तुम्हें नीचा दिखाता है या तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र करता है, तब सामान्य व्यक्ति या तो सीधे उस पर आक्रमण करता है या फिर उसकी छवि को तोड़ने के लिए अफवाहों और आरोपों का सहारा लेता है। लेकिन दोनों ही रास्ते शत्रु को सतर्क कर देते हैं और उसे पीड़ित बनने का अवसर देते हैं, जबकि चाणक्य की नीति इससे कहीं अधिक सूक्ष्म है। अब एक छोटा सा उदाहरण समझो। मान लो किसी संगठन, समाज या परिवार में एक व्यक्ति है जिसे लोग बहुत समझदार, बहुत ईमानदार या बहुत प्रभावशाली मानते हैं, लेकिन तुम जानते हो कि उसके भीतर असुरक्षा है। उसे यह डर है कि कहीं लोग उसकी असलियत न देख लें। अब यदि तुम सीधे जाकर उसकी पोल खोलने की कोशिश करोगे, तो वह तुरंत रक्षात्मक हो जाएगा, अपने समर्थकों को सक्रिय कर देगा और तुम्हें बदनाम करने लगेगा। लेकिन यदि तुम उसकी छवि के बोझ को ही बढ़ा दो, तो वह स्वयं टूटने लगेगा। चाणक्य कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति को उसकी ही छवि का कैदी बना दो, अर्थात उससे वही अपेक्षाएं करो जो उसकी छवि से जुड़ी है। उसे बार बार उसी मानक पर खरा उतरने के लिए मजबूर करो जिसे उसने स्वयं गढ़ा है। समाधान यह है कि तुम सार्वजनिक रूप से उसकी प्रशंसा करो, लेकिन बहुत सावधानी से ऐसे गुणों की प्रशंसा करो जिन्हें निभाना उसके लिए कठिन हो, जैसे अत्यधिक ईमानदारी, पूर्ण पारदर्शिता, आदर्श आचरण या निष्पक्षता। क्योंकि जैसे जैसे लोग उससे इन गुणों की अपेक्षा करने लगेंगे, वैसे वैसे उसके लिए अपने वास्तविक स्वभाव को छिपाना कठिन होता जाएगा। चाणक्य कहते हैं कि जब किसी व्यक्ति को आदर्श बना दिया जाता है, तब उसकी हर छोटी गलती भी अपराध बन जाती है, और यही आदर्श की तलवार अंततः उसे काट देती है। अब यहां एक गहरा मनोवैज्ञानिक सत्य समझो। छवि बनाए रखने वाला व्यक्ति हमेशा डर में रहता है। वह हर समय यह सोचता है कि लोग क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे, और यही निरंतर भय उसे स्वाभाविक निर्णय लेने से रोकता है। वह जोखिम नहीं ले पाता, वह खुलकर नहीं बोल पाता, वह अपने वास्तविक विचार व्यक्त नहीं कर पाता, और धीरे धीरे उसकी प्रभावशीलता समाप्त होने लगती है। इस नीति का अभ्यास करते समय तुम्हें धैर्य रखना होगा, क्योंकि छवि का बोझ तुरंत नहीं टूटता, लेकिन जब टूटता है तो व्यक्ति के भीतर का संतुलन पूरी तरह बिखर जाता है। अब एक और उदाहरण समझो। इतिहास में कई ऐसे नेता और सार्वजनिक व्यक्तित्व हुए हैं जिन्हें उनकी बनाई हुई महान छवि ने ही नष्ट किया, क्योंकि लोग उनसे पूर्णता की अपेक्षा करने लगे, और जैसे ही वे सामान्य मानवीय गलती करते, वही गलती उनके पतन का कारण बन जाती। चाणक्य इसी अनुभव से कहते हैं कि शत्रु को बदनाम करने की आवश्यकता नहीं, उसे बस इतना ऊंचा बैठा दो कि गिरना अनिवार्य हो जाए। इस नीति का सबसे सूक्ष्म पक्ष यह है कि तुम्हें स्वयं को निष्कलंक दिखाने की आवश्यकता नहीं, बल्कि केवल शत्रु की छवि को इतना भारी बना देना है कि वह स्वयं उसे ढो न सके। धीरे धीरे वह व्यक्ति अपनी ही बातों में फंसने लगता है, अपने ही वादों से डरने लगता है
और अपने ही बनाए नियमों को तोड़ते हुए पकड़ा जाने लगता है। और जब ऐसा होता है तब तुम्हें कुछ कहने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि लोग स्वयं देख लेते हैं कि जो व्यक्ति आदर्श बनकर बैठा था वह भी साधारण, त्रुटिपूर्ण और कभी-कभी स्वार्थी है। चाणक्य कहते हैं कि समाज सबसे कठोर न्यायाधीश तब बनता है जब उसकी उम्मीदें टूटती हैं, क्योंकि जिसने अपेक्षा नहीं की होती वह क्षमा कर देता है, लेकिन जिसने पूजा की होती है वह गिरते हुए को कुचल देता है। अंततः वह क्षण आता है जब शत्रु अपनी छवि बचाने में इतना उलझ जाता है कि वह वास्तविक रणनीति, वास्तविक शक्ति और वास्तविक संबंधों पर ध्यान ही नहीं दे पाता, और यही उसकी सबसे बड़ी हार होती है। याद रखो, वास्तविक शक्ति शांत होती है, उसे दिखावे की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन जो व्यक्ति दिखावे से शक्ति बनाता है वह उसी दिखावे से नष्ट भी होता है। और यही चाणक्य की इस 7वीं नीति का सार है, जहां तुम शत्रु से सीधे नहीं टकराते, न उसे गाली देते हो, न हथियार उठाते हो, बल्कि उसे उसकी ही बनाई हुई छवि के बोझ तले दबा देते हो, और वह बिना यह समझे कि उसके साथ क्या हो रहा है स्वयं ही अपनी प्रभावशीलता, अपनी विश्वसनीयता और अंततः अपना अस्तित्व खो बैठता है। नीति 8, शत्रु की जल्दबाजी को अपना हथियार बना लो, क्योंकि अधीर व्यक्ति स्वयं ही अपनी कब्र खोदता है। शत्रु को परास्त करने की एक अत्यंत सामान्य लेकिन घातक समस्या यह होती है कि वह भीतर से अधीर होता है। उसे जल्दी परिणाम चाहिए, जल्दी विजय चाहिए, जल्दी मान्यता चाहिए, और यही अधीरता उसे लगातार जल्दबाजी में निर्णय लेने पर मजबूर करती है। लेकिन अधिकतर लोग इस अधीरता को शत्रु की ताकत समझ बैठते हैं, क्योंकि बाहर से देखने पर वह व्यक्ति बहुत सक्रिय, बहुत तेज और बहुत निर्णायक दिखाई देता है। जबकि चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति रुकना नहीं जानता वह टिकना भी नहीं जानता, और यही वह कमजोरी है जिसे बिना लड़े शत्रु के विनाश में बदला जा सकता है। समस्या यह है कि जब शत्रु बार बार तुम्हें उकसाता है, तुम्हें दबाव में लाने की कोशिश करता है, जल्दी फैसला लेने पर मजबूर करता है, तब सामान्य व्यक्ति भी उसी गति में फंस जाता है। वह भी जल्दबाजी में प्रतिक्रिया देता है, और परिणाम यह होता है कि दोनों एक ही गलती दोहराते हैं। जबकि चाणक्य की नीति कहती है कि शत्रु की गति को मत अपनाओ, उसकी गति को और तेज होने दो, क्योंकि जो व्यक्ति जितना तेज दौड़ता है उतनी ही जल्दी थकता है। अब एक छोटा सा उदाहरण समझो। मान लो किसी व्यापार, राजनीति या व्यक्तिगत जीवन में कोई व्यक्ति है जो हमेशा तुम्हें जल्दी निर्णय लेने के लिए मजबूर करता है। वह कहता है, अभी तय करो, अभी जवाब दो, अभी कदम उठाओ, और यदि तुम ऐसा नहीं करते तो वह तुम्हें कमजोर या अक्षम साबित करने की कोशिश करता है। अब यदि तुम उसके दबाव में आकर निर्णय लेते हो तो तुम उसके खेल का हिस्सा बन जाते हो, लेकिन यदि तुम शांत रहकर निर्णय को टालते हो, तथ्यों को इकट्ठा करते हो और समय लेते हो, तो धीरे धीरे वह व्यक्ति स्वयं असहज होने लगता है, क्योंकि उसकी योजना तुम्हारी प्रतिक्रिया पर आधारित थी। चाणक्य कहते हैं कि अधीर व्यक्ति का सबसे बड़ा डर यह होता है कि सामने वाला शांत क्यों है, क्योंकि शांति उसके लिए अनिश्चितता बन जाती है। समाधान यह है कि तुम जानबूझकर अपनी गति धीमी रखो, बिना आलस्य के, लेकिन बिना हड़बड़ी के, ताकि शत्रु को लगे कि वह नियंत्रण में नहीं है। क्योंकि जैसे ही शत्रु को यह एहसास होता है कि वह तुम्हारी चाल तय नहीं कर पा रहा, वह स्वयं जल्दबाजी में और बड़े कदम उठाने लगता है। अब यहां एक गहरा मनोवैज्ञानिक सत्य समझो। अधीर व्यक्ति को प्रतीक्षा असहनीय लगती है। वह खाली समय में स्वयं से बात करने लगता है, और वही आत्मसंवाद उसे बेचैन कर देता है। वह सोचने लगता है कि कहीं उसकी योजना असफल तो नहीं हो रही, कहीं वह कुछ भूल तो नहीं गया, और यही बेचैनी उसे गलत निर्णयों की ओर धकेलती है। चाणक्य कहते हैं कि यदि तुम शत्रु को गलती करने पर मजबूर करना चाहते हो तो उसे जल्दी करने दो, क्योंकि जल्दबाजी और बुद्धि कभी एक साथ नहीं चलती। इस नीति का अभ्यास करने के लिए तुम्हें अपने भीतर धैर्य को मजबूत करना होगा, क्योंकि कई बार ऐसा लगेगा कि यदि तुम अभी प्रतिक्रिया नहीं दोगे तो अवसर हाथ से निकल जाएगा। लेकिन चाणक्य कहते हैं कि जो अवसर अधीरता से लिया जाता है वह अवसर नहीं बल्कि जाल होता है। अब एक और उदाहरण समझो।
इतिहास में अनेक युद्ध, समझौते और सत्ता परिवर्तन केवल इसलिए असफल हुए क्योंकि एक पक्ष ने जल्दी जीतने की कोशिश की। उसने परिस्थिति को पूरी तरह समझे बिना कदम उठा लिया और उसी एक कदम ने वर्षों की मेहनत को नष्ट कर दिया। चाणक्य इसी अनुभव से कहते हैं कि शत्रु को तेज मत होने दो, उसे तेज बना रहने दो, क्योंकि तेजी अंततः थकान में बदलती है और थकान गलतियों में। इस नीति का सूक्ष्म पहलू यह है कि तुम्हें शत्रु की जल्दबाजी को उकसाना नहीं है, बल्कि केवल उसका प्रतिरोध नहीं करना है, क्योंकि जैसे ही उसे लगता है कि तुम धीमे हो, वह और तेज हो जाता है और यही उसका पतन सुनिश्चित करता है। धीरे धीरे वह व्यक्ति ऐसे निर्णय लेने लगता है जिनका कोई ठोस आधार नहीं होता। वह जोखिम उठाने लगता है जो आवश्यक नहीं होते और वह अपनी सीमाएं पार करने लगता है। और जब कोई व्यक्ति अपनी सीमाएं पार करता है, तब व्यवस्था, समाज या समय उसे स्वयं रोक देता है। चाणक्य कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति शत्रु को गिराता नहीं, उसे गिरने देता है, क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं गिरता है उसे उठाने वाला कोई नहीं होता। अंततः वह क्षण आता है जब शत्रु अपनी ही जल्दबाजी के कारण फंस जाता है, उसकी साख को नुकसान पहुंचता है, उसके समर्थक उससे प्रश्न करने लगते हैं और तब वह वही व्यक्ति बन जाता है जिसे कभी वह कमजोर समझता था, अस्थिर, भ्रमित और रक्षात्मक। याद रखो, शक्ति का अर्थ तेज होना नहीं है, शक्ति का अर्थ सही समय पर सही गति से चलना है। और जो व्यक्ति यह कला सीख लेता है, वह बिना किसी टकराव के सबसे खतरनाक शत्रु को भी निष्क्रिय बना सकता है। यही चाणक्य की इस 8वीं नीति का सार है, जहां तुम शांत रहकर, धैर्य रखकर और समय को अपना मित्र बनाकर शत्रु की सबसे बड़ी कमजोरी, उसकी अधीरता को ही उसका विनाश बना देते हो, और वह बिना यह समझे कि उसे किसने हराया, स्वयं ही अपने बनाए हुए दबाव में टूट जाता है। नीति 9, शत्रु को उसकी ही महत्वाकांक्षा के बोझ तले दबा दो, क्योंकि जो बहुत ऊपर जाना चाहता है वही संतुलन सबसे पहले खोता है। शत्रु को नष्ट करने की सबसे गहरी और अक्सर अनदेखी जाने वाली समस्या यह होती है कि उसकी महत्वाकांक्षा उसकी बुद्धि से बड़ी हो जाती है, और जब किसी व्यक्ति की चाह उसकी समझ से आगे निकल जाती है, तब वह स्वयं अपने लिए खतरा बन जाता है। लेकिन सामान्य लोग इस महत्वाकांक्षा को शक्ति समझ लेते हैं। वे सोचते हैं कि जो व्यक्ति बहुत बड़ा सपना देखता है वही सबसे खतरनाक होता है, जबकि चाणक्य कहते हैं कि असली खतरा सपना नहीं, बल्कि वह अधीरता है जो सपने को तुरंत पूरा करना चाहती है। क्योंकि महत्वाकांक्षा जब अनुशासन से अलग हो जाती है, तब वह व्यक्ति को अंधा कर देती है। समस्या यह है कि जब कोई शत्रु तुम्हारे जीवन में तेजी से ऊपर उठना चाहता है, अधिक सत्ता, अधिक धन, अधिक प्रभाव या अधिक मान सम्मान चाहता है, तब वह हर चीज को साधन बना लेता है, लोग, रिश्ते, मूल्य और नैतिकता। और यही वह अवस्था है जहां वह भीतर से खोखला होने लगता है, लेकिन बाहर से बहुत मजबूत दिखता है, और यही भ्रम अधिकांश लोगों को डराता है। अब एक छोटा सा उदाहरण समझो। मान लो किसी संगठन, राजनीति या सामाजिक ढांचे में कोई व्यक्ति है जो लगातार आगे बढ़ना चाहता है, हर मंच पर दिखना चाहता है, हर निर्णय में अपनी उपस्थिति चाहता है और हर उपलब्धि का श्रेय स्वयं लेना चाहता है। अब सामान्य व्यक्ति या तो उससे मुकाबला करने की कोशिश करता है या फिर उससे दूर हट जाता है, लेकिन चाणक्य की नीति यहाँ यह कहती है कि न तो उससे टकराओ, न ही उससे भागो, बल्कि उसकी महत्वाकांक्षा को और फैलने दो, क्योंकि फैलती हुई महत्वाकांक्षा अंततः व्यक्ति की पकड़ से बाहर हो जाती है। समाधान यह है कि तुम उसके सपनों का विरोध मत करो, बल्कि उसके सपनों को ऐसा वातावरण दो जहां वे वास्तविकता से टकराने लगें, क्योंकि जब महत्वाकांक्षा वास्तविक सीमाओं से टकराती है, तब व्यक्ति का संतुलन टूटता है। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति बहुत कुछ एक साथ पाना चाहता है, वह धीरे धीरे सब कुछ खो देता है, क्योंकि उसकी ऊर्जा बिखर जाती है और उसका ध्यान विभाजित हो जाता है। अब यहां एक गहरा मनोवैज्ञानिक सत्य समझो। अत्यधिक महत्वाकांक्षी व्यक्ति कभी संतुष्ट नहीं होता। वह हर उपलब्धि के बाद अगली सीढ़ी की ओर देखता है, और यही असंतोष उसे भीतर से बेचैन रखता है। वह रुककर सोच नहीं पाता, वह अपने निर्णयों की गहराई नहीं परख पाता, और यही जल्दबाजी
उसे गलत गठजोड़, गलत वादे और गलत जोखिमों की ओर ले जाती है। इस नीति का अभ्यास करने के लिए तुम्हें धैर्य और सूक्ष्मता दोनों चाहिए, क्योंकि तुम्हें शत्रु की महत्वाकांक्षा को रोकना नहीं है, बल्कि उसे दिशा देनी है, ऐसी दिशा जहां वह स्वयं को थका दे। उदाहरण के लिए, यदि वह व्यक्ति हर अवसर पर आगे बढ़ना चाहता है, तो तुम उसे ऐसे अवसरों के लिए प्रेरित करो जहां जिम्मेदारी अधिक हो और आधार कम, क्योंकि जैसे जैसे जिम्मेदारी बढ़ेगी और आधार कमजोर होगा, उसका बोझ बढ़ेगा। चाणक्य कहते हैं कि जब व्यक्ति अपनी क्षमता से अधिक भार उठा लेता है, तब उसका गिरना निश्चित हो जाता है। अब इतिहास की ओर देखो, कितने ही साम्राज्य, कितने ही नेता और कितने ही शक्तिशाली लोग केवल इसलिए गिरे क्योंकि उन्होंने अपनी सीमाओं को नहीं पहचाना। उन्होंने सोचा कि वे सब कुछ नियंत्रित कर सकते हैं, और उसी नियंत्रण के भ्रम में वे स्वयं नियंत्रण खो बैठे। चाणक्य इसी अनुभव से कहते हैं कि शत्रु को छोटा मत बनाओ, उसे बड़ा बनने दो, क्योंकि बड़ा बनने की कीमत बहुत भारी होती है। इस नीति का सबसे सूक्ष्म पहलू यह है कि तुम्हें स्वयं संतुलित रहना होगा, क्योंकि यदि तुम भी महत्वाकांक्षा के उसी खेल में कूद पड़े तो तुम भी उसी जाल में फंस जाओगे। इसलिए चाणक्य कहते हैं कि अपनी महत्वाकांक्षा को अनुशासन से बांधो, लेकिन शत्रु की महत्वाकांक्षा को खुला छोड़ दो। धीरे धीरे वह व्यक्ति इतने मोर्चों पर सक्रिय हो जाएगा कि वह किसी एक पर भी पूरा ध्यान नहीं दे पाएगा। उसके निर्णयों में गहराई की जगह दिखावा आ जाएगा। उसकी बातों में ठोस योजना की जगह बड़े बड़े वादे आ जाएंगे, और यही संकेत होता है कि उसका पतन शुरू हो चुका है। अब एक और उदाहरण समझो। जब कोई व्यक्ति बहुत जल्दी बहुत ऊपर पहुंचने की कोशिश करता है, तो उसके आसपास ऐसे लोग इकट्ठा हो जाते हैं जो अवसरवादी होते हैं, जो केवल लाभ के लिए साथ रहते हैं, और जैसे ही कठिन समय आता है, वही लोग सबसे पहले साथ छोड़ देते हैं, और तब महत्वाकांक्षी व्यक्ति स्वयं को अकेला पाता है। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने लक्ष्य के रास्ते में लोगों को केवल सीढ़ी समझता है, वह अंततः सीढ़ी के बिना रह जाता है। इस नीति का अंतिम चरण यह है कि जब शत्रु अपनी ही महत्वाकांक्षा के बोझ से थक जाए, जब उसके निर्णयों पर सवाल उठने लगे, जब उसकी विश्वसनीयता कमजोर पड़ने लगे, तब तुम्हें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि समाज, व्यवस्था और समय स्वयं उसे नीचे खींच लेते हैं। याद रखो, महत्वाकांक्षा अपने आप में बुरी नहीं है, लेकिन जब वह विवेक से बड़ी हो जाती है, तब वह व्यक्ति का सबसे बड़ा शत्रु बन जाती है। और चाणक्य की यह 9वीं नीति यही सिखाती है कि शत्रु को हराने के लिए उसकी महत्वाकांक्षा को काटना नहीं, बल्कि उसे इतना बढ़ने देना है कि वह स्वयं उसके वजन से दब जाए, क्योंकि जो व्यक्ति संतुलन खो देता है, वह चाहे कितना भी ऊंचा क्यों ना हो, गिरना उसके लिए अपरिहार्य हो जाता है। नीति 10, शत्रु को प्रतिक्रिया के जाल में फंसा दो, क्योंकि जो हर बात पर प्रतिक्रिया देता है, वह अपनी दिशा स्वयं खो देता है। शत्रु को बिना लड़े, बिना गाली और बिना हथियार बर्बाद करने की सबसे सूक्ष्म लेकिन सबसे घातक नीति यह है कि उसे इस अवस्था में पहुंचा दिया जाए जहां वह हर छोटी बड़ी बात पर प्रतिक्रिया देने के लिए मजबूर हो जाए, क्योंकि चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति प्रतिक्रिया में जीने लगता है, वह निर्णय में मर जाता है। समस्या यह है कि अधिकांश लोग यह नहीं समझ पाते कि प्रतिक्रिया और उत्तर में बहुत बड़ा अंतर होता है। प्रतिक्रिया आवेग से निकलती है और उत्तर विवेक से, लेकिन शत्रु को जब तुम प्रतिक्रिया के मोड़ में धकेल देते हो, तब वह विवेक खो बैठता है। अब इस नीति की जड़ को समझो। हर शत्रु के भीतर एक असुरक्षा होती है, कोई न कोई कमजोरी, कोई न कोई डर, कोई न कोई ऐसा बिंदु जहां उसका अहंकार चोट खाता है, और जब उस बिंदु को बार बार हल्के तरीके से छुआ जाता है, तब वह व्यक्ति स्वयं को नियंत्रित नहीं कर पाता। उदाहरण के लिए, मान लो तुम्हारे जीवन या कार्य क्षेत्र में कोई ऐसा व्यक्ति है जो बार बार तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करता है, तुम्हारी बातों को काटता है, तुम्हारी उपलब्धियों को छोटा करता है। अब सामान्य व्यक्ति या तो उससे बहस करेगा या फिर चुप रहकर अंदर ही अंदर जलता रहेगा। लेकिन चाणक्य की नीति यहां तीसरा मार्ग दिखाती है। वह कहती है कि न बहस करो न सफाई दो,
बल्कि ऐसा व्यवहार करो कि तुम्हारी शांति ही उसके लिए सबसे बड़ा प्रश्न बन जाए। जब तुम शांत रहते हो, संतुलित रहते हो, बिना प्रतिक्रिया दिए आगे बढ़ते रहते हो, तब शत्रु के मन में यह बेचैनी पैदा होती है कि यह व्यक्ति मुझे जवाब क्यों नहीं दे रहा, और यही बेचैनी धीरे धीरे उसे उकसाने के लिए मजबूर करती है। अब यहां से खेल शुरू होता है। जैसे जैसे शत्रु तुम्हें प्रतिक्रिया देने के लिए उकसाता है, वैसे वैसे उसकी भाषा, उसके शब्द और उसके कर्म असंतुलित होते जाते हैं। वह सीमा लांघने लगता है, वह ऐसे शब्द बोलने लगता है जो उसे ही नुकसान पहुंचाते हैं, और यही वह बिंदु है जहां वह स्वयं अपनी छवि को नुकसान पहुंचाने लगता है। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी वाणी पर नियंत्रण खो देता है, वह अपने भविष्य पर भी नियंत्रण खो देता है। इस नीति का एक गहरा मनोवैज्ञानिक पहलू यह है कि जब कोई व्यक्ति लगातार प्रतिक्रिया करता है, तब वह सामने वाले को शक्ति सौंप देता है, क्योंकि अब उसका मूड, उसका दिन, उसका निर्णय सब कुछ दूसरे के व्यवहार पर निर्भर हो जाता है। और शत्रु यही चाहता है कि तुम उसकी हर चाल पर नाचो, लेकिन जब तुम यह उल्टा कर देते हो, जब तुम उसे प्रतिक्रिया करने पर मजबूर करते हो, तब शक्ति का संतुलन पूरी तरह बदल जाता है। अब एक छोटा सा उदाहरण और समझो। मान लो किसी मंच पर, किसी समूह में या सोशल माहौल में शत्रु बार बार व्यंग्य करता है, कटाक्ष करता है। अब अगर तुम तुरंत जवाब देते हो तो खेल बराबरी का हो जाता है, लेकिन अगर तुम समय लेते हो, शांत रहते हो और कभी कभी बिल्कुल प्रतिक्रिया नहीं देते, तब वही व्यक्ति बार बार बोलने लगता है। उसकी बातों में तीखापन बढ़ता जाता है और अंततः लोग उसके असंतुलन को पहचानने लगते हैं। चाणक्य कहते हैं कि समाज बहुत कुछ सहन कर लेता है, लेकिन असंतुलन नहीं, क्योंकि असंतुलन डर पैदा करता है। इस नीति का समाधान यही है कि तुम अपने भीतर इतना अनुशासन पैदा करो कि हर उकसावे का जवाब तुरंत न दो, बल्कि जरूरत पड़ने पर बिल्कुल न दो, क्योंकि मौन भी एक रणनीति है, और सही समय पर रखा गया मौन सबसे तीखा उत्तर होता है। अब यहां एक महत्वपूर्ण बात समझो। यह नीति कायरता नहीं सिखाती, यह नियंत्रण सिखाती है, क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं को नियंत्रित कर सकता है, वही परिस्थिति को नियंत्रित कर सकता है। धीरे धीरे शत्रु यह महसूस करने लगता है कि उसकी चालें काम नहीं कर रहीं, उसकी बातें असर नहीं कर रहीं, और यही हताशा उसे और अधिक आक्रामक बना देती है। और जब आक्रामकता विवेक से आगे निकल जाती है, तब व्यक्ति स्वयं अपने लिए समस्या खड़ी कर लेता है। इतिहास में देखो, कितने ही नेता, कितने ही सेनापति और कितने ही प्रभावशाली लोग केवल इसलिए गिरे क्योंकि वे आलोचना, व्यंग्य या विरोध को सहन नहीं कर पाए। उन्होंने तुरंत प्रतिक्रिया दी और उसी प्रतिक्रिया ने उन्हें गलत निर्णय लेने पर मजबूर कर दिया। चाणक्य इसी अनुभव से कहते हैं कि शत्रु को हराने के लिए उसकी तलवार छीनना जरूरी नहीं, बस उसे इतना बोलने दो कि वह स्वयं अपने शब्दों से घायल हो जाए। इस नीति का एक और स्तर यह है कि जब शत्रु लगातार प्रतिक्रिया करता है, तब उसकी ऊर्जा नकारात्मक दिशा में खर्च होने लगती है। वह अपना समय, अपना ध्यान और अपनी शक्ति उन बातों पर लगाने लगता है जो वास्तव में उसके लक्ष्य से जुड़ी नहीं होती, और इसी बीच तुम चुपचाप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहते हो। याद रखो, जो व्यक्ति अपने लक्ष्य पर केंद्रित होता है, उसके पास प्रतिक्रिया के लिए समय नहीं होता, और जो व्यक्ति प्रतिक्रिया में फंसा होता है, वह लक्ष्य से बहुत दूर चला जाता है। इस नीति का अंतिम सत्य यह है कि शत्रु को हराने के लिए तुम्हें उसे चोट पहुंचाने की आवश्यकता नहीं, बल्कि उसे स्वयं को चोट पहुंचाने का अवसर देना होता है। और प्रतिक्रिया वही अवसर है। जब वह व्यक्ति हर छोटी बात पर भड़कने लगे, जब उसकी छवि एक अस्थिर, अधीर और असंतुलित व्यक्ति की बन जाए, तब समाज, संगठन या व्यवस्था स्वयं उससे दूरी बनाने लगती है। और तब तुम देखोगे कि बिना लड़े, बिना अपशब्द कहे और बिना किसी हथियार के शत्रु स्वयं अपने ही व्यवहार से बर्बाद हो चुका है। यही चाणक्य की 10वीं नीति है। शांत रहो, संतुलित रहो और शत्रु को प्रतिक्रिया के जाल में फंसने दो, क्योंकि जो व्यक्ति प्रतिक्रिया में जीता है, वह अपने पतन की पटकथा स्वयं लिखता है। नीति 11, शत्रु को उसके ही अहंकार के आईने में कैद कर दो, क्योंकि जो स्वयं को सबसे बड़ा समझने लगता है,
वह सीखना बंद कर देता है और वहीं से उसका पतन शुरू होता है। शत्रु को बिना लड़े, बिना अपशब्द और बिना हथियार समाप्त करने की यह नीति चाणक्य की सबसे गहरी और सबसे खतरनाक नीतियों में से एक है, क्योंकि यह बाहर नहीं भीतर वार करती है, और भीतर किया गया वार बाहर से कभी दिखाई नहीं देता, लेकिन उसका असर व्यक्ति की पूरी सोच, निर्णय और भविष्य को जड़ से हिला देता है। समस्या यह है कि जब कोई व्यक्ति बार बार सफल होने लगता है, जब उसे मान सम्मान, सत्ता, पैसा या प्रभाव मिलने लगता है, तब धीरे धीरे उसके भीतर यह भाव जन्म लेता है कि मैं दूसरों से अलग हूं, मैं सबसे अधिक समझदार हूं, मेरे बिना कुछ भी नहीं चल सकता, और यही भाव अहंकार कहलाता है। लेकिन लोग अक्सर अहंकार को आत्मविश्वास समझने की भूल कर बैठते हैं। चाणक्य स्पष्ट कहते हैं कि आत्मविश्वास व्यक्ति को सीखने के लिए खुला रखता है, जबकि अहंकार व्यक्ति को सीखने से रोक देता है, और जो सीखना बंद कर देता है वह बदलती परिस्थितियों के सामने सबसे पहले हारता है। अब एक छोटा सा उदाहरण समझो। मान लो कोई व्यक्ति किसी संगठन, समाज या सत्ता के केंद्र में है। वह लगातार सही फैसले ले चुका है, लोग उसकी प्रशंसा करते हैं, उसकी बातों को बिना सवाल माने जाते हैं। अब धीरे धीरे वह व्यक्ति आलोचना सुनना बंद कर देता है। उसे लगता है कि सवाल पूछने वाला मूर्ख है और सलाह देने वाला ईर्ष्यालु, और यही वह क्षण है जहां वह व्यक्ति आईने में केवल अपनी ही तस्वीर देखना चाहता है। अब सामान्य लोग या तो उससे टकराने की कोशिश करते हैं या उसकी चापलूसी करने लगते हैं, लेकिन चाणक्य की नीति यहां एक तीसरा मार्ग दिखाती है। शत्रु के अहंकार को चुनौती मत दो, बल्कि उसे और मजबूत होने दो, क्योंकि मजबूत होता हुआ अहंकार अंततः व्यक्ति को अंधा बना देता है। समाधान यह नहीं है कि तुम उसे बताओ कि वह गलत है, बल्कि यह है कि तुम उसे यह महसूस होने दो कि वह हमेशा सही है, क्योंकि जब व्यक्ति स्वयं को सर्वज्ञ मानने लगता है तब वह सावधानी छोड़ देता है। चाणक्य कहते हैं कि सावधानी का त्याग ही पतन की पहली सीढ़ी है। इस नीति का मूल मनोविज्ञान यह है कि अहंकारी व्यक्ति सलाह नहीं लेता, वह केवल प्रशंसा सुनता है। वह अपने चारों ओर ऐसे लोगों को इकट्ठा करता है जो उसकी हां में हां मिलाए, और धीरे धीरे वह एक ऐसे बुलबुले में जीने लगता है जहां उसे केवल वही सुनाई देता है जो वह सुनना चाहता है। अब सोचो, जब कोई व्यक्ति वास्तविकता से कट जाता है, जब उसे अपने निर्णयों के परिणामों का सही आकलन नहीं मिल पाता, तब वह छोटे छोटे संकेतों को अनदेखा करने लगता है, और वही संकेत आगे चलकर बड़ी आपदाओं का कारण बनते हैं। इस नीति का प्रयोग करने के लिए तुम्हें धैर्य, चुप्पी और सूक्ष्मता चाहिए, क्योंकि तुम्हें शत्रु के अहंकार को चोट नहीं पहुंचानी है, बल्कि उसे पालना है। उदाहरण के लिए, जब वह कोई निर्णय ले और वह स्पष्ट रूप से जोखिम भरा हो, तब भी तुम सीधे विरोध मत करो, बल्कि ऐसे प्रश्न पूछो जो उसके अहंकार को और मजबूत करें, जैसे आपने जो सोचा है वैसा कोई और सोच ही नहीं सकता, या आप जैसा अनुभव शायद ही किसी के पास हो, क्योंकि ऐसे वाक्य उसके भीतर यह भाव पैदा करते हैं कि वह सामान्य नियमों से ऊपर है। चाणक्य कहते हैं कि जब व्यक्ति स्वयं को नियमों से ऊपर समझने लगता है, तब नियम सबसे पहले उसी को दंडित करते हैं। धीरे धीरे वह व्यक्ति अपने निर्णयों में जांच पड़ताल कम कर देता है, जोखिम को हल्के में लेने लगता है और अपने ही अनुभव को अंतिम सत्य मानने लगता है। अब यहां एक ऐतिहासिक सत्य समझो। इतिहास में जितने भी बड़े पतन हुए हैं, चाहे वह राजा हो, सेनापति हो या साम्राज्य, उनका कारण बाहरी शत्रु नहीं, बल्कि आंतरिक अहंकार रहा है, क्योंकि अहंकार व्यक्ति को चेतावनी सुनने से रोक देता है। चाणक्य इसी अनुभव से कहते हैं कि शत्रु का अहंकार तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है, यदि तुम उसे सही दिशा में बढ़ने दो। इस नीति का एक और गहरा स्तर यह है कि जब अहंकार बढ़ता है, तब व्यक्ति दूसरों को कम आंकने लगता है। वह सोचता है कि सामने वाला कमजोर है, मूर्ख है या डरपोक है, और इसी गलत आकलन में वह अपनी सुरक्षा ढीली कर देता है। यही वह समय होता है जब वह व्यक्ति अपनी ही गलतियों को छुपाने के बजाय उन्हें सही ठहराने लगता है, और गलतियों को सही ठहराना सबसे खतरनाक आदत है, क्योंकि इससे सुधार का रास्ता पूरी तरह बंद हो जाता है। अब एक और उदाहरण समझो।
मान लो कोई नेता या अधिकारी अपने ही फैसलों के कारण आलोचना झेल रहा है, लेकिन अहंकार के कारण वह यह मानने को तैयार नहीं कि उससे गलती हुई है। वह या तो दूसरों को दोष देता है या परिस्थितियों को, और यही दोषारोपण उसे और गहरे दलदल में धकेल देता है। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी गलती स्वीकार नहीं करता, वह उसे दोहराने के लिए अभिशप्त होता है। इस नीति का समाधान यही है कि तुम स्वयं विनम्र बने रहो, सीखते रहो और संतुलित रहो, क्योंकि तुम्हारा संतुलन ही शत्रु के असंतुलन को उजागर करेगा। जब समय बदलेगा, परिस्थितियां बदलेंगी और वास्तविकता अपने कठोर रूप में सामने आएगी, तब अहंकारी व्यक्ति के पास कोई बचाव नहीं होगा, क्योंकि उसने न तो सलाह सुनी होगी, न विकल्प रखे होंगे और न ही स्वयं को बदला होगा। और तब समाज, संगठन या सत्ता स्वयं उसे कटघरे में खड़ा कर देगी। याद रखो, अहंकार का पतन बहुत शोर नहीं करता, वह धीरे धीरे होता है, चुपचाप होता है, लेकिन जब वह पूरा होता है तब वापसी लगभग असंभव हो जाती है। यही चाणक्य की 11वीं नीति है। शत्रु को उसके ही अहंकार के आईने में इतना खो जाने दो कि वह वास्तविकता देखना ही भूल जाए, क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं को सबसे बड़ा मान लेता है, वह भीतर से सबसे कमजोर हो जाता है और उसकी हार तब तय हो जाती है, बिना किसी युद्ध, बिना किसी अपमान और बिना किसी हथियार के। नीति 12, शत्रु को उसकी ही आदतों और आराम की कैद में जकड़ दो, क्योंकि जो व्यक्ति आराम का गुलाम बन जाता है, वह संघर्ष के पहले झटके में ही टूट जाता है। शत्रु को बिना लड़े, बिना गाली और बिना हथियार बर्बाद करने की यह अंतिम नीति सबसे शांत दिखती है, लेकिन सबसे स्थायी चोट करती है, क्योंकि यह शरीर या प्रतिष्ठा पर नहीं, बल्कि व्यक्ति की जीवन शैली और मानसिक संरचना पर वार करती है। समस्या यह है कि जब कोई व्यक्ति लगातार सफलता, सुविधा और सुरक्षा में जीने लगता है, तब उसके भीतर धीरे धीरे संघर्ष से बचने की प्रवृत्ति जन्म लेती है, और यही प्रवृत्ति उसे भीतर से कमजोर बनाती है, लेकिन बाहर से वह व्यक्ति बहुत शक्तिशाली दिखाई देता है और लोग इसी भ्रम में आ जाते हैं कि यह व्यक्ति अजेय है। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति कठिनाई में खुद को ढालना भूल जाता है, वह सुख नीति 12, शत्रु को उसकी ही आदतों, आराम और सुविधा की कैद में जकड़ दो, क्योंकि जो व्यक्ति सुख का आदी हो जाता है, वह संघर्ष के पहले ही झटके में भीतर से टूट जाता है। शत्रु को बिना लड़े, बिना गाली और बिना हथियार समाप्त करने की यह नीति चाणक्य की सबसे शांत लेकिन सबसे निर्णायक नीति है, क्योंकि इसमें न शोर होता है, न टकराव, न विरोध। फिर भी परिणाम ऐसा निकलता है कि शत्रु स्वयं यह भी नहीं समझ पाता कि वह कब और कैसे कमजोर हो गया। समस्या यह है कि अधिकांश लोग शत्रु को ताकत से आंकते हैं, उसके धन से, उसके पद से, उसके प्रभाव से या उसके संपर्कों से, लेकिन चाणक्य शक्ति को बाहर नहीं, भीतर देखते हैं, और भीतर की सबसे बड़ी कमजोरी होती है आराम की आदत, क्योंकि जो व्यक्ति आराम में जीना सीख लेता है, वह कठिनाई में जीना भूल जाता है। अब इसे बहुत ध्यान से समझो। जब कोई व्यक्ति लगातार सुविधा में रहता है, जब उसे हर काम आसान मिलता है, जब उसके लिए रास्ते साफ कर दिए जाते हैं, जब उसे प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती, जब उसे संघर्ष नहीं करना पड़ता, तब धीरे धीरे उसके भीतर एक मानसिक ढांचा बन जाता है जो कहता है कि जीवन हमेशा ऐसा ही रहेगा, और यही भ्रम उसका सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। चाणक्य कहते हैं कि जिसने कठिनाई में खुद को तपाया नहीं, वह सुविधा में खुद को संभाल नहीं पाता। अब एक छोटा सा उदाहरण समझो। मान लो कोई व्यक्ति सत्ता, पद या धन के कारण हर समस्या से बचता रहा। लोग उसके लिए काम करते रहे, निर्णय उसके लिए आसान बनाए गए, असफलता का सामना उसे कभी सीधे नहीं करना पड़ा। अब बाहर से देखने पर वह व्यक्ति बहुत शक्तिशाली लगेगा, लेकिन भीतर से वह व्यक्ति इतना नाजुक हो चुका होगा कि थोड़ी सी असुविधा भी उसे विचलित कर दे। यही वह बिंदु है जहां चाणक्य कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति से टकराने की जरूरत नहीं, बस उसकी आदतों को और मजबूत होने दो। समाधान यह नहीं है कि तुम उसके आराम को छीनो, बल्कि यह है कि तुम उसे उसी आराम में और गहरा उतरने दो, क्योंकि जितना गहरा वह आराम में जाएगा, उतना ही कमजोर वह संघर्ष के लिए होता जाएगा। इस नीति का मूल मनोविज्ञान यह है
कि आदतें व्यक्ति के चरित्र से भी अधिक शक्तिशाली होती हैं, क्योंकि चरित्र बदलने में समय लगता है, लेकिन आदतें चुपचाप व्यक्ति को बदल देती हैं। जब शत्रु को यह आदत पड़ जाती है कि हर काम उसके लिए आसान है, हर समस्या कोई और सुलझा देगा, हर संकट को टाल दिया जाएगा, तब उसके भीतर से जिम्मेदारी, धैर्य और सहन शक्ति धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। अब सोचो, जब ऐसा व्यक्ति पहली बार वास्तविक कठिनाई का सामना करता है, जब कोई समस्या ऐसी आती है जिसे टाला नहीं जा सकता, जिसे खरीदा नहीं जा सकता, जिसे दबाया नहीं जा सकता, तब वह व्यक्ति मानसिक रूप से टूटने लगता है। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति संघर्ष से भागता है वह एक दिन संघर्ष के नीचे दब जाता है। इस नीति को लागू करने के लिए तुम्हें जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि यह नीति समय मांगती है, धैर्य मांगती है और मौन मांगती है। उदाहरण के लिए, यदि शत्रु किसी व्यवस्था में है और उसे हर चीज आसानी से मिल जाती है, तो तुम उसके विरुद्ध आवाज उठाने के बजाय उसकी सुविधा को सामान्य मानने दो। लोगों को भी यही मानने दो कि उसके लिए सब कुछ आसान है, क्योंकि जब सुविधा सामान्य बन जाती है तब व्यक्ति उसके मूल्य को भूल जाता है। धीरे धीरे वह व्यक्ति मेहनत करना छोड़ देता है, स्वयं निर्णय लेना छोड़ देता है और जोखिम उठाने से डरने लगता है, क्योंकि जोखिम आराम को तोड़ देता है। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति जोखिम से डरता है वह जीवन से भी डरने लगता है। अब एक और उदाहरण समझो। मान लो कोई अधिकारी या नेता वर्षों से बिना विरोध के काम कर रहा है, उसकी बात को कोई चुनौती नहीं देता, उसकी गलतियों को छुपा दिया जाता है। अब वह व्यक्ति धीरे धीरे स्वयं को अजेय समझने लगता है, लेकिन असल में वह व्यक्ति आलोचना सहने की क्षमता खो चुका होता है, और यही सबसे बड़ी कमजोरी है। जब कभी परिस्थितियां बदलती हैं, जब कोई संकट आता है, जब जनता, संगठन या समय सवाल पूछता है, तब वही व्यक्ति सबसे पहले घबरा जाता है, क्योंकि उसने कभी मानसिक असुविधा का अभ्यास ही नहीं किया। इस नीति का एक और गहरा पहलू यह है कि आराम व्यक्ति को केवल आलसी नहीं बनाता, बल्कि उसे भ्रमित भी करता है। वह यह मानने लगता है कि उसकी सफलता उसकी क्षमता का परिणाम है, जबकि असल में वह परिस्थितियों की देन होती है। और जब परिस्थितियां बदलती हैं, तब वह व्यक्ति स्वयं को ठगा हुआ महसूस करता है, लेकिन तब बहुत देर हो चुकी होती है। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति परिस्थितियों का ऋणी होता है वह परिस्थितियों का गुलाम भी बन जाता है। इस नीति का समाधान यही है कि तुम स्वयं अपने जीवन में कठिनाई को स्वीकार करो, संघर्ष से मत भागो, क्योंकि तुम्हारी मजबूती ही शत्रु की कमजोरी को उजागर करेगी। जब तुम कठिन समय में भी स्थिर रहते हो, जब तुम असुविधा में भी निर्णय ले पाते हो, तब तुम्हारी उपस्थिति ही शत्रु के लिए असहज बन जाती है। धीरे धीरे वह व्यक्ति यह महसूस करने लगता है कि वह इस खेल के लिए तैयार नहीं है, कि दुनिया वैसी नहीं है जैसी उसने सोची थी। इतिहास में देखो, कितने ही राजा, कितने ही साम्राज्य केवल इसलिए गिरे क्योंकि वे विलास और सुविधा में डूब गए थे। उन्होंने युद्ध की तैयारी छोड़ दी, अनुशासन छोड़ दिया, और जब संकट आया तब उनके पास न मानसिक शक्ति थी, न रणनीति, न धैर्य। चाणक्य इसी इतिहास से कहते हैं कि आराम सबसे मीठा जहर है, जो धीरे धीरे असर करता है लेकिन जड़ तक खत्म कर देता है। इस नीति का अंतिम सत्य यह है कि जब शत्रु अपनी ही आदतों का बंदी बन जाता है, जब वह कठिन निर्णयों से बचने लगता है, जब वह असुविधा से डरने लगता है, तब उसका पतन तय हो जाता है और तुम्हें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं होती। समय, परिस्थिति और वास्तविकता स्वयं उसे उसके स्थान पर पहुंचा देती है। यही चाणक्य की 12वीं और अंतिम नीति है। शत्रु को उसके ही आराम की कैद में इतना सुरक्षित महसूस करने दो कि जब वास्तविक जीवन की कठोरता सामने आए, तब वह उसके लिए असहनीय बन जाए, क्योंकि जो व्यक्ति संघर्ष करना भूल जाता है वह अंततः जीवन से हार जाता है, और यह हार बिना किसी युद्ध, बिना किसी अपमान और बिना किसी हथियार के होती है।